मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा आपका केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बेटा जी, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बीएससी फर्स्ट ईयर का। बीएससी फर्स्ट ईयर का कौन सा पेपर? सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और आप लोगों की अगर बात मैं करूं तो आपकी लेमन लैंग्वेज में आप इसको बोलते हैं रिएक्शन वाला पेपर। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, याद नहीं होती, याद करनी भी नहीं है, समझनी है, मैकेनिज्म समझना है, क्रियाविधि समझनी है, होती कैसे है, फिर याद अपने आप हो जाएगी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में कार्बनिक रसायन को डिस्कस करूं तो बेटा जी मेरे पास 33 मार्क्स का पेपर होता है, 33 मार्क्स का। और यूनिट कितनी है इसमें? मेरे पास 5 है। हर यूनिट से 2 होते हैं, एक मेरे को अटेम्प्ट करना होता है। बहुत आसान सब्जेक्ट, बहुत आसान पार्ट। हम लोग साथ में ये भी सीखेंगे कि उन रिएक्शंस को, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे लिए जाते हैं। तो लिखने का तरीका हमको आना चाहिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। पहले मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं और केमिस्ट्री का। तो बेटा जी यूनिट नंबर फर्स्ट जो आ रही है मेरे पास, पहली यूनिट कौन सी आ रही है? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। कुछ रिएक्शंस, कुछ मैकेनिज्म्स हमको ध्यान थे, लाइक SN1, SN2, E1, E2, या नाभिक्स नहीं या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखी थी। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, मैकेनिज्म को डिस्कस करूं, मैकेनिज्म की बात करूं, उससे पहले मैं बात करूंगा सारे बेसिक की। बेसिक इसलिए कि पिछले 2 सालों में 11th और 12th में आपने जो पढ़ा वो मैकेनिक्स, वो बेसिक वाला पार्ट आपका साफ है। मैं आपको पूछ लूं इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, प्रेरणिक प्रभाव क्या था, वो बता दोगे। लेकिन सेम वन यदि मैं इलेक्ट्रोमरिक प्रभाव का नाम ले लूं या मैं इंडक्टोमरिक प्रभाव का नाम ले लूं, वहां हमारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम लोग अनुनाद और अनुनाद प्रभाव को, दोनों को एक मानते हैं, एक है नहीं। इफेक्ट अलग चीज है, रेजोनेंस अलग चीज है, अनुनाद अलग चीज है। तो उन सारी बेसिक थिंग्स को, संकरण को, हाइब्रिडाइजेशन को पल्ले ही नहीं पड़ा आज तक। तो उसकी कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है डायरेक्टली, बगैर किसी गलती के। तो इस ऑर्गेनिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, इस यूनिट में कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया में हम लोग ऑर्गेनिक का पूरा बेसिक भी डिस्कस करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं एक बार आप लोगों के लिए कि हमारा सब कुछ साफ हो चुका। तो वो बेसिक हमको समझना है, वो बेसिक क्या चीज है, क्लियर? वो बेसिक भी देखेंगे, इस पूरा बेसिक का पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे। चलिए यूनिट सेकंड में, सेकंड यूनिट को मैं डिस्कस करूं तो सेकंड यूनिट में जी मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो क्या आती है? आइसोमेरिज्म। क्या आती है? समावयवता। अब अगर समावयवता को डिस्कस करूं, इस आइसोमेरिज्म को, या क्या बोल सकते हैं, जियोमेट्री ऑफ आइसोमेरिज्म यूनिट को क्या बोल सकते हैं? जियोमेट्री ऑफ, जियोमेट्री बोल सकते हो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ आइसोमेरिज्म बोल सकते हो। यहां क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या है इसमें? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, ज्यामितिक समावयवता तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और जितनी आइसोमेरिज्म है उनको शॉर्टली डिस्कस करेंगे। 3-4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या क्या? डीएल नोमेनक्लेचर, डीएल नेमिंग, आरएस नामांकरण, पल्ले ही नहीं पड़ा, ईजेड नामांकरण, वो सारी चीजें हम लोग इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे पास। क्या क्या 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जी? 2 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से मेरे पास? ऑप्टिकल, प्रकाशिक समावयवता, और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितिक समावयवता, उसके अंदर आरएस, डीएल, ईजेड, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए यूनिट नंबर थर्ड,
यूनिट थर्ड में क्या क्या है मेरे पास? हाइड्रोकार्बन। कौन कौन है? एल्केन, साइक्लोएल्केन, यहां से रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। एल्कीन, साइक्लोएल्कीन और एल्काइन और डाईईन्स। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? एल्केन डिस्कस करेंगे। साइक्लो एल्केन क्या है, उनकी अभिक्रियाएं क्या है, बनाने की विधियां क्या है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में वेरिएशन कैसे आते हैं, द चेंज इन वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साइक्लो एल्केन है, एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन है, एल्का डाईईन्स जो है जिसमें संयुग्मित भी हो गए, कॉन्जुगेटेड भी हो गए मेरे पास, विलगित भी हो गए, और एल्काइंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कौन सा हुआ? यूनिट नंबर थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए यूनिट नंबर 4 में आते हैं मेरे पास एरीन्स और एरोमोसिटी। क्या क्या है? एरीन, और एरोमेटिक कंपाउंड बोल लो, एरोमोसिटी बोल लो, दोनों अलग अलग चीज है। यानी एरोमेटिक यौगिकों में जिसमें बेंजीन और बेंजीन के सजात जितने भी है वो, और उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में। और यूनिट 5 आता है बेटा जी मेरे पास एक क्रियात्मक समूह। फर्स्ट ईयर में मेरे पास कोर्स पार्ट है, कौन सा क्रियात्मक समूह? एल्काइल हैलाइड, या हेलो एल्केन्स बोल सकते हो, एंड पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो ये 5 यूनिट है जो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर कोर्स पार्ट होती है हमारे पास। ये पांचों यूनिट वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़े आराम से, स्लोली, धीरे धीरे चलेंगे। क्या चीज है, कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज है? देखिए बेटा जी, पढ़ाते सब बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट नंबर नहीं आते। ये आप अपने सीनियर से पूछेगा कि केमिस्ट्री में नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो उस नंबर लाने का तरीका, कि आंसर को लिखना किस तरीके से है। क्वेश्चन तो बता दिया गया, पूछ लिया गया, लेकिन उसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो वो क्वेश्चंस लिखने का तरीका सीखेंगे कि सिस्टम क्या है, तरीका क्या है, वो तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? अंडरस्टैंड? ये तो बात हुई बेटा जी मेरे पास सिलेबस की बात हुई कि हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर सिलेबस क्या क्या है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्लियर? और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करूं तो सबसे पहले बात आती है, देखिए अगर मैं डिस्कस करूं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो क्या है मेरे पास? सहसंयोजक बंध है। तो हम लोग कुछ बेसिक थिंग्स से डिस्कस करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, संकरण डिस्कस करेंगे, फिर मैकेनिज्म के ऊपर आएंगे। देखिए बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्कस करूं तो क्या है, विभिन्न अणु परमाणु आयनों के मध्य क्या पाए जाते हैं? कुछ आकर्षण बल पाए जाते हैं। उन आकर्षण बलों को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंध बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो पहला पॉइंट मेरे पास आता है बेसिक को लेके, जैसा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। देखो पहला चीज क्या आई मेरे पास? रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। देखो बेटा जी, डिस्कस करें तो भी अणु में दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच उपस्थित वे आकर्षण बल जिससे वे आपस में बंधे रहते हैं, क्या कहलाएगा? रासायनिक बंध कहलाएगा। तो इन ए मॉलिक्यूल द अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन टू एंड मोर देन टू एटम बाय विच दे आर कनेक्टेड विथ each other or combined with each other are called chemical bond। क्या हुई परिभाषा बेटा जी? क्या हुई परिभाषा? कि दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है। पहली लाइन में क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से
अणु बनता है। तो when two and more than two atoms are combined with each other, they are formed molecules। क्या बोला हमने? दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से क्या बन रहा है? अणु बन रहा है। क्लियर? चलिए रासायनिक बंध की बात करें तो अणु में जो भी परमाणु उपस्थित है, मेरे पास क्या है? अणु में जो भी परमाणु उपस्थित है, तो परमाणुओं के बीच वे आकर्षण बल, क्या बोला? अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य वे आकर्षण जो परमाणुओं को बांधे रखता है, क्या कहलाता है? रासायनिक बंध कहलाता है। क्या बोला? अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य उपस्थित वे आकर्षण बल जिससे वे आपस में बंधे रहते हैं, क्या कहलाता है? रासायनिक बंध कहलाता है। अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले वे आकर्षण बल जिससे वे आपस में बंधे रहते हैं, क्या कहलाता है? रासायनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? रासायनिक बंध कहलाता है, केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो दोज अट्रैक्शन फोर्स which are present between atoms in a molecule by which they are bonded with each other or combined with each other are called chemical bond। क्या बोलेंगे उनको अपन? रासायनिक बंध बोलेंगे। क्या नाम दे दिया बेटा जी? रासायनिक बंध बोल दिया। चलिए इसी रासायनिक बंध की यदि मैं दूसरी परिभाषा डिस्कस करना चाहूं, क्या कर रहे हैं? इस रासायनिक बंध की दूसरी परिभाषा डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे आकर्षण बल जो विभिन्न स्पीसीज को बांधे रखते हैं, क्या बोला हमने? ऐसे आकर्षण बल जो विभिन्न स्पीसीज को बांधे रखते हैं। अब विभिन्न स्पीसीज क्या होगी बेटा जी? अब ये विभिन्न स्पीसीज मेरे पास परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। स्पीसीज कौन सी हो सकती है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो वे आकर्षण बल जो विभिन्न स्पीसीज को बांधे रखते हैं, क्या करें? वे आकर्षण बल जो विभिन्न स्पीसीज को बांधे रखते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा जी? रासायनिक बंध कहलाते हैं। तो दोज अट्रैक्शन फोर्सेस which the different species means अणु, परमाणु, आयन। कौन सी हो गई स्पीसीज? अणु, परमाणु, आयन। तो अट्रैक्शन फोर्सेस बाय विच द डिफरेंट स्पीसीज आर कंबाइंड विथ ईच अदर और बॉन्डेड विथ ईच अदर आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये तो बात हुई रासायनिक बंध की। देखिए क्या है ये? आकर्षण बल है। क्या है बेटा जी? आकर्षण बल है। तो इस आकर्षण बलों को हम लोग फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं। इन आकर्षण बलों क्या किया बेटा जी? अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो भाग? देखिए इन रासायनिक बंध को या आकर्षण बलों को हम लोगों ने दो भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से हैं दो भाग? पहले आते हैं मेरे पास रासायनिक बंध, क्लियर? और दूसरे आते हैं बेटा जी मेरे पास अंतर आणविक बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहले कौन से आ गए? केमिकल बॉन्ड। और दूसरे कौन से आ गए? अंतर आणविक बल आ गए। तो आकर्षण बलों को मोटा मोटी हमने दो भागों में बांट दिया। किस किस में? रासायनिक बंध में, केमिकल बॉन्ड में। और दूसरे कौन से हो गए? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक आकर्षण बल।
ये आकर्षण की प्रकृति के भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण। क्लियर? देखिए बेटा जी क्या है रासायनिक बंध, क्या हो गया, जैसे जैसे अभी मैंने परिभाषा दी कि अणुओं में उपस्थित विभिन्न सूत्र इकाइयों के मध्य, किसमें, अणु में उपस्थित विभिन्न सूत्र इकाइयों के मध्य पाए जाने वाले बल कौन से हो गए, अणु में उपस्थित विभिन्न सूत्र इकाइयों के मध्य, फॉर्मूला यूनिट्स के बीच में। रासायनिक बंध क्या हुए, the attraction forces which are present between different formula units। अब फॉर्मूला यूनिट्स क्या हो सकता है, देखिए बेटा जी फॉर्मूला यूनिट एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। क्या बोला, एटम आयन मॉलिक्यूल, फॉर्मूला हो सकता है। अब फॉर्मूले में आयन भी हो सकता है, कैटायन एनायन भी हो सकता है, धनायन और ऋणायन भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना, सह संयोजक बंध बना, तो परमाणु भी हो सकता है और अणु के मध्य भी हो सकते हैं। क्लियर? तो अणु में उपस्थित विभिन्न सूत्र इकाइयों के मध्य पाए जाने वाले बंधों को हम लोगों ने क्या बोला, रासायनिक बंध बोला है। मोटा मोटी बेटा जी 4 प्रकार के होते हैं मेनली, कौन कौन से, आयनिक बंध, दूसरे होते हैं मेरे सह संयोजक बंध आयनिक बॉन्ड, सेकंड सह संयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड वन उपसह संयोजक बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और चौथे आते हैं बेटा जी मेरे पास धात्विक बंध मेटलिक बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को, रासायनिक बंध को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से हो गए, आयनिक, सहसंयोजक, उपसह संयोजक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फोर्थ वन कौन सा हो गया बेटा जी मेरे पास, मेटलिक बॉन्ड या धात्विक बंध आ गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चलिए अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हुए, पदार्थ की विभिन्न प्रवस्थाओं में, तो बिटवीन द डिफरेंट स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस के अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसकी भौतिक अवस्था के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फिजिकल स्टेट के लिए। देखिए क्या हुआ, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में उपस्थित अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले बंध किसके हैं, तो अट्रैक्शन फोर्सेस between different particles of any state of matter like solid, liquid and gas, these attraction forces are called intramolecular forces। क्या बोल दिया इसको, intermolecular forces नाम दे दिया, अंतर आणविक बल के दिया। ये कौन कौन से हैं बेटा जी, 3 है मेरे पास। कौन कौन से, मेनली आते हैं बेटा जी वॉन्डरवॉल बल, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, जिसमें कौन कौन से हो गए, लंदन और प्रकीर्णन हो गए। कौन से हो गए, दूसरे कौन से हो गए, डाइपोल हो गया, डाइपोल इंड्यूस हो गया। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, द्विध्रुव बल। और तीसरे होते हैं मेरे पास हाइड्रोजन बंध। बंध बोलते हैं लेकिन है बेसिकली बल की प्रकृति का। क्लियर? अंडरस्टैंड? ये तो रासायनिक बंध हुआ और रासायनिक बंध वर्गीकरण हुआ। देखिए बेटा जी अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि रासायनिक बंध बनते ही क्यों हैं, क्या कारण है कि रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। देखिए बेटा जी समझिएगा, अगर मैं डिस्कस करूं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, रासायनिक बंध के कारण डिस्कस कर रहे हैं।
क्या डिस्कस कर रहे हैं? रासायनिक बंध के कारण डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटा जी, बहुत अच्छे से थोड़ा सा पिछला आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं मैं। रासायनिक बंध बना क्यों? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है अगर मैं डिस्कस करूं तो डाल्टन का जो आधुनिक परमाणुवाद था, द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन जॉन डाल्टन, वो क्या कह रहा था? परमाणु स्थायीकरण। लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि अगर स्थायी कण था तो उसने रासायनिक बंध निर्माण में भाग लिया ही क्यों। क्लियर? तो यहीं से ये चीज निकल के आई है कि रासायनिक बंध के कारण क्या है। देखिए बेटा जी, बहुत अच्छे से अगर डिस्कस करूं क्या चीज है। देखिए, पहला कारण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रासायनिक बंध का पहला कारण क्या होता है। देखिए बेटा जी, समझिएगा मेरी बात बहुत अच्छे से। किसी भी परमाणु क्या चाहता है? कोई भी परमाणु क्या चाहता है? अपने निम्नतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त करना चाहता है, अधिकतम स्थायित्व चाहता है। कोई भी परमाणु क्या चाहता है? अपने निम्नतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त करना चाहता है और क्या चाहता है? अधिकतम स्थायित्व चाहता है। एनी एटम ऑन दिस यूनिवर्स इज वांट टू बी मिनिमम एनर्जी लेवल एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये बहुत बड़ा कारण है केमिस्ट्री में। स्थायित्व, स्टेबिलिटी, क्या चाहते हैं? Every particle in this universe, everything in this universe is want to be stable. हर चीज, जीवित अजीवित कुछ भी हो, क्या चाहती है? स्थायित्व चाहती है। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से। चलिए, क्यों आए हैं यहां पे? क्यों जुड़े हैं केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट के साथ में? हाँ, पढ़ने के लिए। क्या होगा पढ़ने से? नंबर अच्छे आएंगे, करियर की अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, नौकरी मिलेगी। क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। क्या हुआ? करियर में स्टेबिलिटी आई, नौकरी मिली, तो लाइफ में क्या होगा? छोकरी अच्छी मिलेगी या छोकरा अच्छा मिलेगा? अरे भाई, नौकरी अच्छी हुई तो क्या मिलेगी? छोकरी अच्छा मिलेगी या छोकरा अच्छा मिलेगा। और लाइफ में क्या आएगा? स्थायित्व। आप क्यों पढ़ रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए। तो दैट इज द बेसिक फंडा फॉर एवरीथिंग इन यूनिवर्स, दैट इज स्टेबिलिटी। क्या चाहता है? कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु क्या चाहता है? स्थायित्व चाहता है। तो पहला कारण क्या हुआ? परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था एवं अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। क्या चाहता है? अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। तो एवरी एटम इज वांट टू बी मिनिमम एनर्जी लेवल एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज देयर। क्या चाहिए? निम्नतम ऊर्जा अवस्था चाहिए, और निम्नतम ऊर्जा अवस्था आ जाए तो उसके बाद में क्या चाहिए? स्थायित्व चाहिए। क्लियर? तो कोई भी परमाणु क्या चाहता है बेटा जी? निम्नतम ऊर्जा अवस्था चाहता है और अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। दूसरा कारण क्या हुआ इस स्थायित्व के लिए? परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, या निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है। Every atom is want to 8 electron in his outermost shell or getting nearby noble gas configuration। क्या चाहता है? 8 अपने बाह्यतम कोश में क्या करना चाहता है बेटा जी? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, या क्या चाहता है? निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, नियर बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। दो चीज चाहता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? क्या चीज? निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास, और बाह्यतम गैस में या तो 8 इलेक्ट्रॉन कर ले या क्या कर ले? निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर ले। क्लियर? अंडरस्टैंड?
देखिए बेटा जी, रासायनिक बंध को अगर बात करूं तो रासायनिक बंध के सिद्धांतों की बात करेंगे। ये तो कारण हो गए रासायनिक बंध के सिद्धांतों की। देखिए बेटा जी, रासायनिक बंध के सिद्धांत डिस्कस करूं तो मेरे पास तीन इंपॉर्टेंट सिद्धांत आते हैं, चार हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे। कौन कौन सा? अष्टक नियम, क्लियर। दूसरा कौन सा है मेरे पास? संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। तीसरा आता है वीएससीपीआरटी, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म बंध प्रतिकर्षण सिद्धांत। और चौथा आता है आणविक कक्षक सिद्धांत, एमओटी। ये तीनों के तीनों या चारों किससे रिलेटेड है? सहसंयोजक बंध से रिलेटेड है। यहां हम सिर्फ अष्टक नियम डिस्कस कर रहे हैं। ये तीनों जो है वीबीटी, एमओटी और वीएससीपीआरटी, संयोजकता बंध सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत और संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म बंध प्रतिकर्षण सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें डिस्कस करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अंडरस्टैंड? देखिए बेटा जी, अगर मैं डिस्कस करूं रासायनिक बंध की सिद्धांतों को, देखिए बेटा जी, रासायनिक बंध के सिद्धांत क्या कह रहा है? पहली चीज क्या आ रहा है? कोई भी परमाणु अपने अपने बाह्यतम कोश में, जिसको वैलेंस शेल भी करें, किसमें? बाह्यतम कोश में। वैलेंस शेल भी बोल सकते हो इसको, संयोजकता कोश भी बोल सकते हो। क्या बोला? कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने हेतु, किसके लिए? 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, या निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने हेतु। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है, या ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? साझा करता है। इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया? अष्टक नियम कह दिया, ऑक्टेट्स लॉ कह दिया। ऑक्टेट लॉ कौन दे रहा था? कौशल लेवाइस। देखो अष्टक नियम क्या कह रहा है? कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया? नियम कह दिया, ऑक्टेट्स लॉ कह दिया। किसने दिया था? कौशल लेवाइस ने। किसने दिया था? कौशल लेवाइस ने दिया था। चलिए, आप लोग लुईस बोलते हैं, बात एक ही है, कोई बात नहीं है इसको। चलिए आगे, तो क्या कह रहा है स्टक नियम? टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन हिज आउटरमोस्ट शेल और गेटिंग नियर बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स आर लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। या तो त्यागेगा, या ग्रहण करेगा, या क्या करेगा बेटा जी? इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। किसके लिए? अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। क्लियर? अंडरस्टैंड? इसी को अपन ने क्या नाम दिया? अष्टक नियम नाम दिया। देखिए बेटा जी, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके आधार पे देखूं तो मेरे पास बंध होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से बंध? दूसरे होते हैं सहसंयोजक बंध, और तीसरे होते हैं उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ये तीनों हम यहां शॉर्टली डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए, पहला क्या डिस्कस कर रहे हैं? आयनिक बंध को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, आयनिक बंध को या आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटा जी, आयनिक बंध कह रहा है, क्या कर रहा है? कोई एक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या करता है? धनायन बनाता है। तो to complete his octet or getting nearby noble gas configuration, atoms are lose electron from their outermost shell, or another atoms are gain electron to complete his octet or getting nearby noble gas configuration, they are gain electron. Result, they are formed cation and anions are there. देखिए एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का, क्या था? 8। अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या किया बेटा जी? इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो क्या होता हो गए? 2 8, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। सेम वन, क्लोरीन के बाह्यतम कोश के अंदर 7 है, तो 8 करने के लिए क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इसने क्या बना लिया? Cl माइनस बना लिया। तो इस Cl प्लस, Na प्लस और Cl माइनस के मध्य जो आकर्षण बल है, उसे अपन लोगों ने क्या बोल दिया? उसे क्या बोल दिया? आयनिक बंध बोल दिया। द अट्रैक्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस आर देयर, दीज आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या बोल दिया उसको? आयनिक बंध कह दिया। दूसरा आता है बेटा जी मेरे पास सहसंयोजक बंध। क्या कर रहा है? अष्टक पूर्ण करने हेतु क्या करते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन का साझा करें। क्या करें? To getting 8 electrons in his outermost shell or getting nearby noble gas configuration, when atoms are share the electron, that bond is called covalent bond. क्या बोला? अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? या निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। तो उसे क्या कहते हैं अपन? सहसंयोजक बंध। यानी इलेक्ट्रॉन के साझे से, इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से बना बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। किससे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप बना बंध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा जी? सहसंयोजक। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटा जी, सपोज मैंने हाइड्रोजन ले लिया, बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। तो निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस विन्यास के लिए क्या हो जाए? हीलियम हो जाए। तो क्या क्या 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाए। तो ये जो बंध बना, इस बंध को अपन ने क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा जी? उसको एकल बंध बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बोल रहे हैं। लाइक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया क्लोरीन, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? देखिए 7 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरे क्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तो क्या बंध बना? सहसंयोजक बंध बना। कौन सा सहसंयोजक बंध बना? सिंगल बॉन्ड बना, एकल बंध बना। तो द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करें। सपोज मैं देखूं ऑक्सीजन, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा जी? 6 थे। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तो इनके मध्य जो बंध बना उसे क्या बोलूंगा? डबल बॉन्ड या द्विबंध बोलूंगा। क्या बोलूंगा? डबल बॉन्ड या द्विबंध बोलूंगा। और 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5 थे। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बना उसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, त्रिबंध बोलेंगे। तो द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? अब तीसरा आता है मेरे पास उपसह संयोजक बंध। कौन सा आया? उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसा सह संयोजक बंध जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु दे। क्या बोला अपन ने? ऐसा सहसंयोजक बंध
जिसमें साजे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु दे, उसे क्या बोलेंगे अपन? उपसह संयोजक बॉन्ड. That covalent bond in which the sharing electron pairs are given by a single atom. साजे के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे? एक ही परमाणु दे, उसे क्या बोलेंगे? उपसह संयोजक बंध. देखिए बहुत अच्छे से एग्जांपल ले लेते हैं. मिस्टर ए के पास ब्लैक कलर का मार्कर था. मिस्टर ए के पास ब्लैक कलर का मार्कर था, बी के पास रेड कलर का मार्कर था. अब ए को ब्लैक भी यूज करना है, रेड भी यूज करना है, और बी को ब्लैक भी यूज करना है, रेड भी. दोनों ने क्या किया? आपस में पार्टनरशिप कर ली, शेयरिंग कर लिया. यानी अब ए भी रेड और ब्लैक दोनों यूज कर रहा है, और बी भी रेड और ब्लैक दोनों यूज कर रहा है. ऐसे बॉन्ड को मैंने क्या बोल दिया? कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर? और जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो साजित इलेक्ट्रॉन है, जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन है, उस पे दोनों परमाणुओं का क्या होगा बेटा जी? बराबर का हक होगा. इक्विवेलेंट पोजीशंस होगी, दोनों का बराबर का पावर होगा. क्लियर? अंडरस्टैंड? लेकिन ए के पास ब्लैक पेन था, इसी ब्लैक पेन को ए भी यूज कर रहा है और बी भी यूज कर रहा है. यानी ए के पेन को ए और बी दोनों यूज कर रहे हैं, यानी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ए दे रहा है. तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलूंगा मैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलूंगा, उपसह संयोजक बंध बोलूंगा. देखिए बेटा जी समझिएगा, यानी उपसह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या बोलते हैं? दाता या डोनर एटम बोलते हैं. और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर या ग्राही कहते हैं. और किससे दिखाते हैं इसको? तीर के निशान से दिखाते हैं. यानी दाता की तरफ तो क्या होता है? इस एरो की, इस तीर की पूंछ होती है, और ग्राही की तरफ क्या होता है? हेड होता है. लाइक मैं एग्जांपल ले लूं, NH3 अमोनिया, तो नाइट्रोजन ने अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे दे दिया? बी को दे दिया. तो यहां पे नाइट्रोजन दाता हो गया, ब्रोरोन क्या हो गया? ग्राही हो गया. और इस बंध को अपन ने क्या बोल दिया? उपसह संयोजक बंध बोल दिया. क्या बोल दिया? उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दिया. क्या बोल दिया? उपसह संयोजक या कोऑर्डिनेट बंध कह दिया इसको. क्लियर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, ये तो था रासायनिक बंधों के प्रकार. क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए बेटा जी, अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक की, जो हमारी यूनिट की बात हम करते हैं. देखिए बेटा जी, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन की चतुर्संयोजकता की. किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की चतुर्संयोजकता की. देखो, दो अलग अलग वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा. कार्बन की चतुस्संयोजकता और कार्बन की चतुष्फलकीय ज्यामिति. दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन की चतुस्संयोजकता और कार्बन की चतुष्फलकीय ज्यामिति. अब यहां से ऑर्गेनिक का बेसिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये तो अपन ने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था, रासायनिक बंध को एक्सप्लेन किया था. अब अपने ऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट जो है, मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे मैकेनिज्म डिपेंड करता है. ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, तो पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन की चतुस्संयोजकता. द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. देखो बेटा जी, कार्बन की चतुस्संयोजकता दे कौन रहा है? दो नाम आ रहे हैं, कैकुले और कूपर. कौन से नाम आ रहे हैं? कैकुले और कूपर. क्या कह रहे हैं कैकुले और कूपर? कि साहब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है. यानी कार्बन क्या कर सकता है? अधिकतम 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है. क्या कह रहे हैं? कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है.
अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता, 4 होती है। देखिए अब संयोजकता 4 हो, इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भाई एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा ही तो कर रहे थे, तो 4 बंध बनने के लिए क्या चाहिए मेरे को, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मेरे पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा जी, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इन देखिए कार्बन को डिस्कस करूं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक था बेटा जी 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, s में कितने हैं 2 हैं, p में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो बेटा जी यहां पे 2 ही हुए। इसको हम लोग बोलते हैं इसकी तलस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट। जैसे ही थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो s कक्षक का ये इलेक्ट्रॉन एक उत्तेजित होकर किस में आ जाएगा, p में आ जाएगा। अब देखिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा जी, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गई, अवस्था कौन सी हो गई, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास क्या होते हैं बेटा जी, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फलत इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो इन एक्साइटेड स्टेट द कार्बन एटम है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिजल्ट इट्स वैलेंसी इज टेट्रा। कौन सी संयोजकता है, 4 है। क्लियर, ये तो ही कार्बन की चतुस्संयोजकता की बात, और ये चतुस्संयोजकता किसने दी बेटा जी, कैकुले और कूपर ने। अब बात कर रहे हैं अपन कार्बन की चतुष्फलकीय ज्यामिति की, किसको डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन की टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। कर रहे हैं कार्बन की चतुष्फलकीय ज्यामिति, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। देखिए बेटा जी कार्बन की चतुष्फलकीय ज्यामिति दी थी वॉन्टॉफ एवं लीबेल ने। कौन दे रही है, वॉन्टॉफ और लीबेल, इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, वॉन्टॉफ लीबेल सिद्धांत। क्या कह रहे हैं वॉन्टॉफ लीबेल, कि कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोणों की ओर निर्देशित रहती है, और कार्बन इनके मध्य में उपस्थित होता है। नाभिक क्या हो गया, इनके मध्य में उपस्थित होता है। क्या कह रहे हैं वॉन्टॉफ लीबेल, कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्देशित रहती हैं, तथा कार्बन परमाणु या नाभिक बोल सकते हो इस समचतुष्फलक के केंद्र पर होता है। क्या होता है, समचतुष्फलक के केंद्र पे होता है। क्या बोला इन्होंने, कार्बन की चारों संयोजकताएं कहां है बेटा जी, चारों कोनों पर है। कहां है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कार्बन चारों संयोजकताएं कहां हो गई, एक समचतुष्फलक के चारों कोणों की ओर निर्देशित हो गई। तो द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन आर सेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रल एंड कार्बन एटम इज प्रेजेंट बिटवीन देम। चारों संयोजकताएं कहां हैं, समचतुष्फलक के कोनों के ऊपर उपस्थित हैं, और कार्बन परमाणु इस समचतुष्फलक के केंद्र पे उपस्थित है। क्लियर, और इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है, बंध कोण होता है, वो कितना होता है 109 डिग्री
28 मिनट का, 109.28 का। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ये क्या थी बेटा जी, कार्बन की चतुस्संयोजकता थी, और चतुस्संयोजकता और चतुष्फलकीय ज्यामिति। चतुस्संयोजकता केकुले और कूपर, और चतुष्फलकीय ज्यामिति किसके ऊपर हो गई, वॉन्टाफ और लीबेल के आधार पे। क्लियर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अगर कार्बन के बंधन को डिस्कस करें तो वो बॉन्डिंग और बंधन को हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई थिंक सो आज के लिए इट्स इनफ फॉर टुडे। पसंद आ रहा है, आनंद आ रहे हैं केमिस्ट्री में पढ़ने में, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, जुड़िए, कुछ डिफरेंट तरीके से आनंद के साथ में मजे मजे में कैसे याद होती है केमिस्ट्री वो सिखाएंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।